नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले सत्ता पक्ष की तैयारी तेज नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी के विधायकों की बैठक चल रही है आज, जिसमें बजट सत्र के दौरान किस तरह विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, विधानसभा में पर्याप्त उपस्थिति समेत कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश देना तय कर लिया है। कल से शुरू हो रहा ये सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बजट सत्र है और 11 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन को चला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा कि पिछले साल बजट सत्र के दौरान ही मंत्री गहलोत ने इंदिरा गांधी को दादी कह दिया था, तो सत्र के कई दिन धरने की भेंट चढ़ गए थे। अब कुल मिलाकर ऐसा कुछ दोबारा ना हो, ऐसी उम्मीद क्या हम अपने विधायकों से कर सकते हैं? वहीं सदन में जनहित के मुद्दे गूंजें और स्पीकर समेत सदन के हर वर्ग का सम्मान हो, यह भी महत्वपूर्ण है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। वैसे आपको एक खास बात बताना चाहेंगे कि आज एक सर्वदलीय बैठक भी हुई स्पीकर वासुदेव देवनानी के अध्यक्षता में, और उसके बाद जो खींचतान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली, उससे एक बात का अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि इस बार का जो बजट सत्र है वो इतना आसान रहने वाला नहीं है। जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण की हम बात कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत सारे वाद विवाद के टॉपिक हैं। इस बार डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट भी है, इस बार एसआईआर में वोट चोरी के आरोप भी हैं। इसके अलावा विपक्ष कानून के विषय पर चर्चा की मांग कर रहा है, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर गर्मा गर्मी होना तय है। तो क्या होगा कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में? चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। देवेंद्र शास्त्री जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं, सीए नटवर सारदा जी जुड़े हैं जो पूर्व अध्यक्ष कर सलाहकार संघ के, और बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता भी जल्दी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं देवेंद्र शास्त्री जी आपका ही रुख करूंगी। देखिए, मैं अभी आज जो बयान सामने आए नेताओं के, उस पर चर्चा कर लेती हूं। आज टीकाराम जूली सर्वदलीय बैठक में पहुंचते हैं और उसके बाद सरकार पर, सत्ता पक्ष के ऊपर जमकर कटाक्ष करते हैं। उसके बाद आते हैं मंत्री जोगाराम पटेल, जो ये कहते हैं कि डोटासरा जी आज सर्वदलीय बैठक में नहीं आए क्योंकि उन्हें किसी हीरोइन के कार्यक्रम में जाना था। उनके लिए सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी हीरोइन का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके की छीटाकशी आज देखने को मिली। तो इससे ये अंदाजा जरूर लग गया है सर कि बजट सत्र जो है वो इतना ज्यादा सौहार्दपूर्ण होने वाला तो नहीं है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर कम से कम नेता समझदारी दिखाएं और सकारात्मक चर्चा हो, शांतिपूर्ण चर्चा हो। कुल मिलाकर ऐसा होना चाहिए। देखिए नंदिनी जी, जो पिछले हफ्ते भर से जिस तरह की बातचीत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह का संघर्ष का एक माहौल बन रहा है, उससे तो ये स्पष्ट है कि विधानसभा का बजट सत्र इस बार जो है थोड़ा सा हंगामेदार जरूर होगा जी। देखिए, कांग्रेस ने एक कमजोरी देखी हुई है सत्ता पक्ष की कि मुख्यमंत्री से लेके ज्यादातर मंत्री जो हैं नए हैं, और वो जो सदन की जो कार्रवाई है और उसमें जिस तरह के वाक्पटुता की आवश्यकता है जी, उसके अनुभवी नहीं है। जी जी। तो कांग्रेस उसी कमजोरी के ऊपर फोकस करना चाह रही है और इस बात को सत्ता पक्ष समझ रहा है। तो जिस तरह की जोगाराम पटेल ने जिस तरह की बातें की हैं, उससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस या विपक्ष कह लीजिए, विपक्ष का आक्रामक रवैया जो है वो सत्ता पक्ष को दिखाई दे रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष जो है अपनी रणनीति के तहत अपने विधायकों से मीटिंग करना है या मंत्रियों को तैयार करना है या विपक्ष के सवालों का जवाब कौन कब कैसे देगा, इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी, सीएम भजनलाल शर्मा ने इस वक्त मीटिंग लेने का भी निर्णय ले लिया, यानी आज जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग से एक बात साफ है
कि जो बीजेपी का आला कमान है प्रदेश के अंदर, वो ये चाहता है अपने विधायकों से और अपने मंत्रियों से कि आप वहां पर उपस्थित रहें। कोई भी अटैक एज इन कोई भी अगर सवाल पूछा जाता है सत्ता पक्ष से तो उसका जवाब आपको देना है, संदेश जनता के बीच में जाए। और हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके। सुमित श्रीमाल जी, इस बार किस तरह का रहेगा बजट सत्र? किस तरह से आप जो कांग्रेस पार्टी के आरोप है उनका जवाब देंगे? क्योंकि ऑलरेडी सदन के बाहर इस वक्त चाहे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, इसके अलावा अनेकों मुद्दों पर कांग्रेस आक्रामक रूप में नजर आ रही है और सदन जब चलता है तो कांग्रेस के तेवर और ज्यादा तेज होंगे। ऐसे में आपका रवैया, बीजेपी का रवैया, सत्ता पक्ष का रवैया किस तरीके का रहेगा? क्या कांग्रेस के हमलों का आप जवाब देंगे या उनके सवालों को नजरअंदाज करेंगे? देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो नया कानून जिस प्रकार से कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और डिस्टर्ब एरिया एक्ट आने वाला है, तो निश्चित ही जिस प्रकार से राजस्थान की जनता में एक उत्साह है, जो लगातार पलायन हो रहा था उसको अब वो रुकेगा। जो लैंड जिहाद जिस प्रकार से हो रहा था, जहां पर कुछ परिवारों को अपनी संपत्तियां आधी दाम से भी कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, अब वो मजबूरी खत्म हो जाएगी और जो जनता चाहती थी वैसा काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। अब देखिए जो विधानसभा सत्र है, अगर कांग्रेस की अगर बयानबाजी की बात करें या उनके विरोधाभास की बात करें, देखिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का स्तंभ के रूप में भूमिका अदा करते हैं। विपक्ष की भूमिका जो अदा होती है वो करते हैं ये लोग। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में जो इतिहास में पूर्व का जो विधानसभा सत्र रहा, वहां उन्होंने जिस प्रकार से बदतमीजी करी, अनुशासनहीनता की, जो विधानसभा अध्यक्ष जी की टेबल तक जाना और कैमरों पर बिना फालतू की मतलब बेवजह की बातें करना, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जनता ने इसको चुना है। लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से लगता है कि हमने जो मैनिफेस्टो में कहा था, संकल्प पत्र में कहा था, हम उसको लेकर के लक्ष्य हमारे लिए वो है और लक्ष्य को लेकर के निरंतर हम उस गति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए आपने जिस प्रकार से हमने 5 साल वर्सेस 2 साल करके भी बताया कि 2 साल में हमने राजस्थान की जनता के लिए कितने कार्य करके दिए। सुमित जी, मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है कि जो विषय विपक्ष उठाएगा, विपक्ष सदन के अंदर जरूर उठाएगा एसआईआर का मुद्दा, विपक्ष सदन के अंदर डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर जरूर बहुत सारी बातें कहेगा, विपक्ष इसके अलावा पंचायती राज चुनाव का मुद्दा उठाएगा। विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं, तो आप उनके मुद्दों को तवज्जो देंगे कि नहीं देंगे? विपक्ष की आवाज को तवज्जो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना सत्ता पक्ष का बोलबाला होता है, विपक्ष का उससे ज्यादा होता है, क्योंकि विपक्ष का दायित्व ज्यादा होता है जनता की पीड़ा को उठाना, जनहित के मुद्दे उठाना। तो कितना वहां पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी? ये ना हो कि हंगामे की भेंट चढ़ जाए कुल मिलाकर। देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल विपक्ष का कार्य होता है, बिल्कुल कोई अगर गलत चीज होती है तो उसका विरोध करना और विपक्ष की भूमिका अदा करना। लेकिन आज वास्तव में जिस प्रकार से कांग्रेस में जो गुट बच चुके हैं, वो विपक्ष की भूमिका अदा करने में भी फेल हो चुकी है। जिस प्रकार से 18 से 23 में ये कांग्रेस की सरकार फेल रही थी, लेकिन आज ये विपक्ष की भूमिका अदा करने में फेल है। देखिए हमने बताया कि जैसे मैनिफेस्टो में हमने पूर्व में बड़ा कानून लेकर के आए लव जिहाद को लेकर के, और इस बार हम लैंड जिहाद को लेकर के कानून लेकर के आ रहे हैं। तो हम तो लगातार जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पूर्व का इतिहास देखकर के हम विपक्ष के लिए ये जरूर कह सकते हैं नंदिनी जी कि पहले इन्होंने जो अनुशासनहीनता करी, ठीक है, मतलब अनुशासनहीनता सिर्फ विपक्ष ही करता है क्या? ठीक है राजेश कटारा जी, मुझे लगता है कि सर सदन मिलकर चलना चाहिए, सदन मिलकर चलता है। अब आज ही जोगाराम पटेल जी और टीकाराम जूली के बीच जो है मीडिया के माध्यम से वाद विवाद देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज ही भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो सदन में आगे क्या होगा, क्या उम्मीद करें हम? बहरहाल राजेश कटारा जी, देखिए हंगामे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए ये सदन, ये उम्मीद हम विपक्ष के नेताओं से भी करते हैं। तो क्या वादा करता है विपक्ष कि जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी या फिर सिर्फ शोर होगा, क्या होगा? देखिए नंदिनी जी, 100% कांग्रेस ये चाहेगा जनहित के मुद्दे हो और जनहित के जो क्वेश्चन लगे वो क्वेश्चन उठने चाहिए और सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। कई मुद्दे कांग्रेस उठाती है परंतु जवाब नहीं दे पाते और हमारे विधायकों को बल्कि सस्पेंड कर देते हैं। अभी देवेंद्र शास्त्री जी ने बताया था किस तरह से अनिवार्य सरकार है, किस तरह से ये सरकार है जिसमें मंत्री सही तरह के जवाब नहीं दे पाते हो। आपने देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष
खुद देवनानी जी ने ये कहा था मंत्री जी पूरी तैयारी करके आए, वो सवाल के जवाब दे। अब आप देखिए जब सवालों के जवाब नहीं देंगे तो हंगामा करना इनकी नैतिक जिम्मेदारी की बन जाती है। एक तरह से इनको ये सिखाया जाता है। आपने डिबेट में भी देखा होगा कई बार बीच बीच में बोलना, और उसी तरह से विधानसभा के अंदर भी यही होता है। हम कोई भी सवाल पूछते उसका अलग तरीके से जवाब देते और हंगामा खड़ा कर देते। आज सदन के चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है, परंतु पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमारे सवालों के जवाब दीजिए, हंगामा होगा ही। हम शिक्षा का सवाल पूछते हैं, ये कहीं और कहीं लेके जाते हैं। हम किसानों का सवाल पूछते हैं, ये और कहीं लेके जाते हैं। हम ईआरसीपी पर जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना था, प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे, हम उसको पूछते हैं, उससे कोई जवाब नहीं दे पाते। अब देखिए आप शिक्षा पर हम जरूर सवाल पूछेंगे कि शिक्षा के इन्होंने क्या किया, 2 साल के अंदर कितने स्कूल खोल दिए और कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। जलता ही लगता है, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिए। आप बताइए राजस्थान में 35,000 करोड़ के जो नहीं किए थे, उसके बाद में इन्होंने कहा था 8 अक्टूबर के लिए हमारे धरती पे। हमने कहीं खूब सवाल जवाब मांग लिए, विधानसभा में भी हमारे विपक्षी नेता टीकाराम जूली जी ने क्वेश्चन किया, उसके बाद इन्होंने दिया। तो हम चाहते हैं कि जवाब दे दें। ठीक है। आपके अगर लोगों के प्रति उन जनहित के मुद्दों वाले प्रश्न हैं और आप उसका जवाब अगर आपको नहीं मिलेगा तो हर कोई चाहेगा कि हाँ प्रेशर क्रिएट करें, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर कई बार अननेसेसरी मुद्दों पर जब सदन में क्रिएट होता है तो वो बड़ा बुरा लगता है जनता को भी कि हमारी गाड़ी कमाई का, हमारे टैक्स के पैसों से सदन चलता है और देखिए कैसे समय को बर्बाद किया जा रहा है। बहरहाल आज ही जो हुआ, आज जब सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जो रवैया रहा, उनका सीधे तौर पर यही मैसेज था कि कानून के मुद्दों पर और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा होने नहीं देता है। वहीं जवाब में जोगाराम पटेल आए, उन्होंने बोला डोटासरा जी को देखिए, एक हीरोइन के कार्यक्रम में जाना था तो वो आज यहां पर नहीं आए। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स बजट सत्र से पहले देखने को मिल रही है, ये कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं दे रही है। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी राजेश कटारा जी। ये बयान आज जो मंत्री जी का आया है डोटासरा जी को लेकर, उन्होंने कहा है कि पता नहीं कल भी आएंगे कि नहीं आएंगे, और कल अगर डोटासरा जी आएंगे तो देखते हैं कि जूली जी और डोटासरा जी के मतलब कंपटीशन की वो बात कर रहे थे कि डोटासरा जी बोलेंगे, हावी रहेंगे तो जूली जी को बुरा ना लग जाए। मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये आपकी गुटबाजी के मजे ले रहे हैं एक तरीके से। देखिए नंदनी जी, कोई गुटबाजी नहीं है। मैं बता रहा हूँ पक्ष का सिर्फ काम यही है कि विपक्ष की तरफ देखना। इनका ये कोई काम नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे कि किसान जो लाइन में लग रहे हैं, रात को सर्दी में लाइन में लग रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा, उनको असली बीज नहीं मिल रहा, इनके मंत्री जी रात और दिन छापे पड़ रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। कितने लोग जेल के अंदर गए, आप एक जवाब बता दीजिए। एक भी अंदर नहीं गया। छापे मारने का मतलब क्या है? इसका मतलब मंत्री जी छापे पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़ा रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। जोगाराम जी को हमारे डोटासरा जी चिंता, वो कहाँ गए प्रोग्राम में, कहाँ नहीं गए। बाकी खुद जवाब, स्कूलों का कोई जवाब नहीं देंगे आप, हॉस्पिटल्स का कोई जवाब नहीं देंगे, चिकित्सा की जो घंटा धार कर रखा है उसका कोई सवाल जवाब नहीं देंगे। हॉस्पिटलों में आग लग रही है आज भी। ठीक है, जो मतलब आप कह रहे हैं कि जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिएक्शन देना है सत्ता पक्ष उस पर नहीं बोलता, सिर्फ विपक्ष को घेरता है। ठीक है, सीए नटवर सारदा जी जुड़े हैं। सीए नटवर सारदा जी का जुड़ना आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सर हम बजट सत्र पर चर्चा कर रहे हैं। बजट सत्र में एक हो गया पॉलिटिकल एंगल कि सदन चलेगा कैसे, और दूसरा एक महत्वपूर्ण एंगल ये है कि 11 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और उम्मीदें जनता को यही है कि भजनलाल सरकार बजट लेकर आए तो अच्छा बजट हो, गरीबों का बजट हो, मध्यम वर्ग को खुश करने वाला बजट हो। आप किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं कि सरकार किस तरह का बजट लेकर आ सकती है? नंदिनी जी, बजट एक एनुअल एक्सरसाइज है, हर बार बजट आता है और बजट में निश्चित रूप से हर सरकार का यही प्रयास होता है कि जो जनता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए आउट ऑफ द जो भी रिसोर्सेज है उसमें बेस्ट देने की कोशिश हर सरकार करती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ एरिया जैसे हैं जिनमें सरकार को फोकस करना चाहिए, जिसमें 2 इशू में खाली 2 एरिया मेरे को लगते हैं जो कि है। एक तो यह है कि एक आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक नॉर्मल चले, कोई बहुत मैं नहीं करूँगी कोई हाई स्टैंडर्ड चले, लेकिन किसी आदमी को परेशानी नहीं हो, एक आम आदमी आराम से जीवन यापन कर सके। एक चीज़ तो यह है। एक दूसरी चीज़ ये है कि खाली यही इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, एक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो ये हर बार की प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास संसाधन है नहीं, अब जो थोड़ा बहुत है उससे आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हो। तो अभी स्थिति है कि जब हम संसाधनों को डेवलप नहीं करेंगे, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास संसाधन बढ़ेंगे नहीं। तो एक इस गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा काम हुआ है
रिन्यूएबल एनर्जी पे एक बहुत मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बना है पूरे हिंदुस्तान में कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है और होने जा रहा है। जी। ये एक राजस्थान की जो इकोनॉमी है इसके लिए माइलस्टोन होने जा रहा है और राजस्थान कुछ ही सालों में ये एनर्जी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो इस गवर्नमेंट का मैं अचीवमेंट मानता हूँ जो कि हो रहा है। इसके अलावा कैपेक्स पे बहुत सारे, जैसे गांव में आप जाके देखो तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, सड़कें टूटी हुई है, पानी की प्रॉब्लम है। तो इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये जब तक ध्यान नहीं दोगे, जब तक लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, जब तक वो आगे बढ़ेंगे कैसे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो स्पेशली ग्रामीण अंचल है वहां पर मूलभूत सुविधाओं पर जरूर ध्यान दीजिए, तभी प्रदेश को हम ओवरऑल विकास के रूप में कह सकते हैं कि हाँ प्रदेश, क्योंकि चंद शहरों का, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमने जो हमारे हाईलाइटेड शहर हैं उनको थोड़ा और बेहतर कर दिया, इसे हम डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं कह सकते। ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाएं लोगों को कितनी मिल रही हैं, अगर आज के ज़माने में भी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, पानी जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो गरीब के कल्याण वाला विषय होना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, आप लगातार सर बजट पर भी चर्चा हम कर रहे हैं इस डिबेट में, और साथ साथ बजट सत्र में दोनों पक्षों के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के एटीट्यूड को लेकर, मतलब विधानसभा के अंदर उनका क्या रुख रहेगा, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए देवेंद्र जी, आज जो सर्वदलीय बैठक के बाद बयानबाजी हुई, क्या वो होनी चाहिए थी? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए थी। सौहार्दपूर्ण वातावरण जब अभी से ही शुरू नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा? और अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होगा तो फिर 100% जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ेंगे, समय व्यर्थ होगा। क्या लगता है आपको? देखिए नंदिनी जी, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चले, सदन के अंदर मुद्दे जो है मुद्दों पर बातचीत हो और जनता के इश्यूज, जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम हो। ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष इश्यूज उठाता है लेकिन जिम्मेदारी उसकी नहीं है, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। तो निश्चित रूप से जोगाराम पटेल या जो भी सत्ता पक्ष की तरफ से जो बात बोलते हैं उनको बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए। विपक्ष के शिकंजे में आने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बजट के संदर्भ में आप बात कर रही हैं, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि देखिए राजस्थान के ऊपर कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसको बैलेंस करना जो है बजट के अंदर वो लगभग असंभव हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो बजट तैयार करने वाले लोग हैं उनके लिए बजटीय घाटा और ये जो कर्ज की समस्या है उसको बैलेंस करके जिस तरह की प्लानिंग और जिस तरह के डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसे चाहिए उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आप घोषणाएं कर लीजिएगा लेकिन अल्टीमेटली आपको कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। आप सोचिए, आप इतना कमा करके राजस्थान के अंदर, राजस्थान की अपनी जीडीपी इतनी नहीं है कि कर्ज चुका दें और अपना खर्च चला लें, तो कर्ज लेना पड़ रहा है। तो उस समस्या से बाहर निकालना जो है, मैं समझता हूं भजनलाल सरकार की सबसे महत्वपूर्ण टारगेट होना चाहिए और उस पर फोकस होना चाहिए। एक चीज कर्ज का। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये सही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो एक अच्छा काम हो रहा है, हालांकि वो इम्बेलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जमीनों का, उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में जो दिया गया है, लेकिन फिर भी चलिए, अगर आप बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में राजस्थान सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होने के बावजूद सस्ती बिजली होनी चाहिए। अगर आप क्वांटिटी रेट नहीं देंगे तब भी आपके किसानों, मतलब आपके व्यापारियों, आपके इंडस्ट्रीज को उसका कोई बेनिफिट मतलब नहीं होने वाला है। राजस्थान की जनता को तो फायदा मिले अगर राजस्थान किसी चीज में नंबर 1 है तो। आप आज भी आपके पास बिजली का प्रोडक्शन जो है और स्टेट के कंपैरिजन में बेटर है, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में बिजली बहुत महंगी है। सुमित जी, पहला प्रश्न जो देवेंद्र शास्त्री जी ने उठाया और नटवर जी ने भी इसका जिक्र किया, पहला प्रश्न तो ये है कि कर्जा लगातार बढ़ रहा है। देवेंद्र जी कह रहे कर्जे को उतारने के लिए भी सरकार कर्जा ले रही है, कहां से आप लोग बैलेंस्ड बजट बनाएंगे प्रदेश के लिए? दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अच्छा काम सरकार ने किया है इस क्षेत्र में,
लेकिन जो नंबर 1 पोजीशन हमारी एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका उपयोग जनता के लिए कैसे होगा? राजस्थान की जनता को भी तो फायदा मिलना चाहिए ना इस क्षेत्र में। तो सरकार का बजट प्लानिंग किस तरीके का रहेगा? देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल देवेंद्र जी ने अच्छी बात कही कि ऊर्जा के क्षेत्र में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, हम लगातार आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। कभी कांग्रेस ने ऐसा विचार किया ही नहीं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमको वैसा काम भी करना होता है। देखिए, हम आते ही कि हम पहले डिपेंडेंट थे सिर्फ दूसरे राज्यों पर बिजली, महंगी बिजली खरीदने के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आने के बाद जिस प्रकार से हमने सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया, और आप देखिए कि आप जैसा बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो महंगी बिजली लेता था या उसको सब्सिडी दी जा रही थी, तो राज्य पर भार पड़ ही रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन आज व्यक्ति आत्मनिर्भर बन रहा है, साथ में जो बिजली वो खर्च करता है उसके अलावा वो सरकार को दे भी रहा है। तो ये आज विचारधारा बदली है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की जनता तो महंगे बिल अब भी दे रही है बिजली के। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का जिक्र नहीं कर सकते हम, जो वहां पर बिजली प्रोड्यूसर जो सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं उनकी बात छोड़िए। सुमित जी, जो एक आम आदमी यहाँ पर, खैर ओवरऑल मैं बजट की बात कर लेती हूँ, सौर ऊर्जा का क्षेत्र मुख्य तौर पर हम अभी ना लें क्योंकि समय लिमिटेड है, लेकिन फिर भी जनता के लिए क्या फायदा लेकर आएगा ये बजट? कितनी उम्मीदें हम रखें, ये बताइए। मैं वही बोल रहा हूं कि आत्मनिर्भर बनने की हम सिर्फ बात नहीं करते, धरातल पे भी कार्य करते हैं। जिस प्रकार से सौर ऊर्जा की बात करें, या हम पानी के लिए आत्मनिर्भर बनने की बात करें, या हम जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वित्त की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा बनने वाला है, और कर्जे की बात जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी इतना बड़ा गड्ढा करके गए थे, लेकिन हाँ, हमारा दृष्टिकोण जनता के हित के लिए है और वो दृष्टिकोण बना रहेगा, क्योंकि हमारे जो मैनिफेस्टो में हमने कहा था, लगातार हम सतत उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, और 2 साल में जनता ने परिणाम भी देखे हैं कि जब तो हम तुलना करें हमने 5 साल से, और ये कह रहे थे कि राइजिंग राजस्थान पहले साल में, अरे हम सिर्फ नाम के लिए काम नहीं करते, हम काम के लिए काम करते हैं। जब तो प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान लेकर के आए, और आपने देखा कि किस प्रकार से 35% धरातल पर भी कार्य उतर रहे हैं। चलिए, वो तो राइजिंग राजस्थान या ऐसा कोई भी कार्यक्रम कितना फायदा राजस्थान को लिए लेकर आया, वो तो आगे उसका आकलन होगा। अभी कोई बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर विकास के रूप में हो गया हो, ऐसा हम यहाँ बैठकर नहीं कह सकते हैं सुमित जी। हाँ, जब सरकार के 5 साल कंप्लीट होंगे तब अच्छे से आकलन होगा, तब कह पाएंगे। लेकिन हाँ, कितना उम्मीदों वाला ये बजट इस बार का 11 फरवरी को जो पेश होगा, चूंकि कल तो बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन बजट आने वाला है, कितना उम्मीदों वाला ये बजट रहे? या राजेश जी, आप क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से? कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीदें रखती है, बताइए। कि आम जनता की देखिए, कांग्रेस पार्टी यही उम्मीद रखती है कि जो सिर्फ घोषणा ही ना हो, छोटी घोषणा, नंदनी जी, छोटी घोषणा ना हो। तो पहले जो छोटी घोषणा कई तरह की इन्होंने कर दी थी, अब उन घोषणाओं पे अमल भी करें। ये नहीं कि ये उनको किनारे कर लिया। सुमित जी, कटारा जी का टर्न है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। सुमित जी को पता ही नहीं, तो पता ही मेरे से कह रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, वो शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। कटारा जी, आप बोलिए। सुमित जी, आपका टाइम खत्म हो गया है, वो नंदिनी जी ने बोल दिया। अनुसार से इतना जल्दी अनुसार का आरोप मत लगाइए, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो आप किससे बोल रहे हो। पूछिए नंदिनी जी से, आपको पता नहीं, आप नहीं सुन रहे हो। नहीं सर, ठीक है, पर्सनल फाइट में मत लगिए, आप समय सर लिमिटेड है, बोलिए राजेश जी। देखिए, एक घोषणा कर दी आपने, मेज थपथपाली, वहीं तक काम नहीं चलेगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एलिवेटेड रोड बनेंगे, बजट पास कर दिया और वो कर दिया, बाद में मालूम चला वहां पर कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और खातीपुराम और उस जगह कई मकान भी तोड़ दिए, रोड चौड़े कर दिए, और अब वो आपकी जो रिपोर्ट आई है, बोले अब वहां रोड की जरूरत नहीं है, एलिवेटेड रोड की। तो ये घोषणा ही कर दो, घोषणा से कुछ नहीं होता है। इन्होंने शिक्षा के नाम पर घोषणा की थी, 1200 रुपए बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए दिए जाएंगे, 1200 की जगह इन्होंने 600 रुपए कर दिए। 600 में भी आप देखिए SC/ST के लिए दिए, ओबीसी के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया इन्होंने, ईडब्ल्यूएस को भी दिया, सबके लिए देने से सबके लिए घोषणा हुई थी। सुमित जी, आप सुन लीजिए, आप बोल लेना, आराम से बोलना। आपको भी सुमित जी देखिए, ये अनुशासन नहीं था। आप सुनिए आराम से, मैंने आपकी बात सुनी, आपने खुद डोटासा जी के लिए बोला, कांग्रेस के लिए, राजेश जी 30 सेकंड और सर बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए। परंतु समाज, आप जवाब भी सुनिए। देखिए, रिफाइनरी एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था राजस्थान के अंदर, जो बहुत रोजगार की बात कर रहा है।
आप देखिए 37,000 करोड़ रुपए में जो कांग्रेस लाई थी, इन्होंने रिव्यू के नाम पर को रोक दिया, जो 80,000 करोड़ रुपए तक उसको लेके 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्थान की जनता को भोगना पड़ेगा, और अभी भी पता नहीं क्या है। इन्होंने घोषणा की थी चलिए ठीक है 2025 राजेश जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणाएं मत कीजिएगा, घोषणाएं करें तो उसको पूरा भी कीजिएगा। फाइनल कमेंट नटवर साडा जी आपकी तरफ से ओवरऑल जो बजट रहेगा उसे लेकर ही मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या उम्मीदें और कर सकते हैं, क्या क्या सरकार के हाथ में है इस बार आपको नजर आ रहा है, और आप लग रहे हैं इंश्योर हैं कि राजस्थान सरकार इस बार ये करेगी? देखिए निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रयास अच्छे होते हैं। और अभी इस बार कुछ सालों से आपने नोट किया होगा कि राजस्थान में पानी वर्षा अच्छी हो रही है, तो एक एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जिस पे यदि राजस्थान गवर्नमेंट ध्यान देना है, तो अभी मैं कोई न्यूज़पेपर में कोई कटिंग पढ़ भी रहा था कि एग्रीकल्चर में जितने प्रोड्यूस होते हैं ना, उनके 10% भी एक्सप्लोर नहीं हो रहे हैं। यदि सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करें तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है ये, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में भी पानी की प्रॉब्लम जो है, जो पहले सूखा वगैरह होता था वो नहीं हो रहा है, बरसात सब राजस्थान के हर पार्ट में अच्छी हो रही है, तो इसको कर सकते हैं। और एक लंबी योजनाएं बनानी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें 2 साल तक की योजना बनाएं, 2 साल बाद जो आएगा वो देखेगा, इससे हम हमेशा पीछे रहते हैं। हमें योजना 20 साल की, 25 साल की, 15 साल की बनानी चाहिए, चाहे भले कोई गवर्नमेंट आए, वो आएगी तो उसको आगे बढ़ाएगी, तभी राजस्थान का समग्र मतलब आप विकास हो कह रहे हैं कि पाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ लॉन्ग विजन होना ज़रूरी है, कोई दूरगामी विजन ऐसा हो, क्योंकि अब पहले से बारिश की वजह से स्थितियां बेहतर हो रही हैं, सिंचाई की स्थितियां बेहतर हो रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ बेहतर इस क्षेत्र के लिए कर सकती है। शुक्रिया सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल से बजट सत्र की शुरुआत है, किस तरीके का रहेगा सदन के अंदर सत्र, ये देखने वाली बात होगी। और 11 फरवरी को सरकार पेश करेगी बजट, वो किस तरह का रहेगा ये और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसी के साथ खास पेशकश पे इतना ही, नमस्कार।